Good morning students, myself Mahesh Mehra from New Catholic Mission School Jhabua, teacher of physical education. Today I am going to start unit 7 for class 12th students. Unit 7 is physiology and injuries in sports. ठीक है, ये जो यूनिट है ये दो भागों में डिवाइड है, एक फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स. सो जो आज की मैं क्लास लेने वाला हूँ वो मैं इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में लेने वाला हूँ. फिजियोलॉजी में आपको बाद में नेक्स्ट टाइम जो क्लास रहेगी उसमें आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आज के लिए जो क्लास है वो मैं इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में लेने वाला हूँ. कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है. स्पोर्ट्स मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन. स्पोर्ट्स मेडिसिन को एक्सरसाइज मेडिसिन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ऐसी इंजरीज होती है जिसके लिए कुछ इंजरीज के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, बट कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिसे हम एक्सरसाइज के थ्रू उस इंजरी को रिकवर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आपको मैंने योगा का जो चैप्टर था उसमें बताया था कि अलग अलग बॉडीज़ में डिफॉर्मिटीज़ होती है, जैसे नोकनीस है, काइफोसिस है, लोडोसिस है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें विदाउट मेडिसिन योगा के आसन्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस डिफॉर्मिटीज़ को ठीक कर सकते हैं. उसी तरह जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है वो एक्सरसाइज मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विदाउट मेडिसिन हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू भी हमारी इंजरी को ठीक कर सकते हैं. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. ठीक है, यहाँ पर डायग्नोसिस का मतलब है कि जो भी हमें इंजरी हो रही है उसके बारे में पता करना या पता चलना. देन ट्रीटमेंट मतलब हम लोग किस प्रकार से जो हमारी इंजरीज है उसको ठीक कर सकते हैं, उसके लिए क्या उपचार ले सकते हैं, क्या मेडिसिन ले सकते हैं. देन प्रिवेंशन मीन्स उसको हम लोग किस प्रकार से जो इंजरी हो रही है उसको हम लोग किस होने वाली है हो सकती है उसको हम लोग किस प्रकार से उसका बचाव कर सकते हैं. The International Federation of Sports Medicine (FISMS) is the body to provide guideline for sports injuries. Its function is not only curative and preventive but also rehabilitation. ठीक है, यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ है उसमें उनका काम ये नहीं कि आप जो इंजरी है उसको ठीक करना या तो फिर उसको किस प्रकार से बचा सकते, बट उसका एक और जो मेन काम है वो है रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि जो आपको इंजरी हो रही है, अगर आपको फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद आपको खुद को पता होगा अगर आपका हाथ या पैर या कुछ चीज़ फ्रैक्चर हुई होगी, ठीक है, वो रिकवर होने में लगभग 1 महीना या 15 से 20 दिन लेता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो अगर हमारा हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो उसका जो मूवमेंट रहता है वो बहुत दिनों तक ऐसे ही रहता है. ठीक है, अब रिहेबिलिटेशन में क्या है, रिहेबिलिटेशन का काम ये रहता है कि जो आपकी ओरिजिनल मूवमेंट जैसे आप नॉर्मली आपके हाथ को स्विंग कर सकते थे, ठीक है, नॉर्मली चल सकते थे, उसको उसी कंडीशन में फिर से वापस लाना. देन द प्राइमरी फोकस ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इज रैपिड एंड फुल रिकवरी ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम इंजरी. ठीक है, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन का जो प्राइमरी फोकस या जो गोल है वो क्या है, जो भी विक्टिम है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है वो होता है. फर्स्ट एड एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. आपने फर्स्ट एड के बारे में सुना होगा, स्कूल में भी हम लोग जब स्पोर्ट्स रहता है या तो फिर एक मेडिसिन डिपार्टमेंट रहता है वो फर्स्ट एड बॉक्स रखता है. आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि फर्स्ट एड बॉक्स आपको डॉक्टर के पास मिलेगा, नर्स के पास मिलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट एड, फर्स्ट का मतलब आपको पता होगा कि सबसे पहले, बट एड मीन्स एड का मतलब है टू हेल्प और सहायता. ठीक है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग फर्स्ट एड का मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम. ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट एड का जो मीनिंग है वो आपको पता चलेगा. फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एंड टेम्पररी केयर गिवन टू द विक्टिम. यहाँ पर फर्स्ट एड का मतलब क्या कि जो भी विक्टिम है, जो भी इंजर्ड पर्सन है या किसी को भी लग गई तो उसका फर्स्ट जो काम क्या है, उसको टेम्पररी वहीं पर जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा या तो फिर उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा रहा है जिस विक्टिम को, सबसे पहले उसको वहां पर हेल्प देने किस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सेव लाइफ. ठीक है, जो भी विक्टिम है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, अगर वो ज़्यादा सीरियस है तो फर्स्ट एड में उसकी फर्स्ट प्राइमरी जो काम है वो क्या है कि जो विक्टिम है उसको सबसे पहले किस तरह से बचाया जा सके. यूँ नहीं सोचना कि अरे डॉक्टर आएगा वो देखेगा, जब डॉक्टर आने तक कोई इंसान मर गया तो. ठीक है, तो इसलिए हमको फर्स्ट एड का जो फर्स्ट काम है वो क्या है, वहाँ पर उसको किस प्रकार से उसकी जान बचाई जा सके. फर्स्ट एड वॉज यूज्ड बाय
सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इन 1879। ठीक है, जो फर्स्ट एड का जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इन 1879। अब उसके जो ऑब्जेक्टिव से आपको ध्यान रखने की फर्स्ट एड के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो इमीडिएट एड, इफ पॉसिबल द फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइड इमीडिएटली, एट दिस टाइम वी शुड नॉट थिंक अबाउट यूजलेस थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को जो भी विक्टिम है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, जो फर्स्ट एड का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इमीडिएट एड, जितनी जल्दी हो सकते हैं उसको क्या हेल्प दे सकते हैं, उसको किस प्रकार से सहायता पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को उस समय उस कंडीशन में अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो गया तो हमको उस कंडीशन में वो नहीं देखना कि यार वो इंसान को हमारा नहीं है, वो डॉक्टर आएगा वो देखेगा, नर्स देखेगा, नहीं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले उसकी ज़िंदगी के बारे में सोचना कि वो इंसान मर तो नहीं जाएगा। ठीक है, हमें फालतू ये दूसरी बातें नहीं करनी, वो हमारा कुछ नहीं लगता, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दूसरी फालतू फिजूल की बातें छोड़ के सबसे पहले उस विक्टिम की जान बचानी है। टाइम इज वेरी प्रीशियस एट मोमेंट्स, so without wasting any time the decision should be taken so that immediate aid may given to the victim। ठीक है, हमें दूसरी चीज़ें हमें नहीं सोचने की यार ये हमारा कुछ लगता नहीं, कौन है पता नहीं क्या है, पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, या बहुत सारी चीज़ें आप लोग सोचोगे। अगर आपको कुछ एक्सीडेंटली प्रैक्टिकली भी आपने किसी चीज़ को देखा होगा, आप देख के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उसमें अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो क्या करना, आपको तुरंत किसी भी प्रकार से उस जो भी विक्टिम है, जो पर्सन है, उसकी हेल्प करना है। दूसरा है थिंक अबाउट ABC। The person who provides aid to the victim should think about ABC। ABC means airway breathing circulation। ये आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब कोई पर्सन सांस नहीं ले पाता है या तो फिर डूब जाता है तो आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा, क्या कहते हैं वो आर्टिफिशियल क्या करते हैं, उसको सांस देते हैं, अपने मुंह से उसके अंदर सांस छोड़ते हैं। So first of all should check the throat of the victim, he should unbutton the shirt of the victim। ठीक है, अगर उस कंडीशन में ऐसा कोई पर्सन है तो क्या करना, सबसे पहले आपके उसको बटन खोलना है। If victim's respiration is not well running well, अगर उसकी सांसें या धड़कन सही तरीके से नहीं चली तो he should given him artificial breathing। ठीक है, जैसे artificial breathing मैंने आपको बताया कि AB artificial breathing हमें उसे मुंह से सांस देनी है। The next is stop bleeding। If there is bleeding from any organ of the wounded person, it should be stopped at once। अब यहाँ पर हम लोग एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट एड के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें नेक्स्ट क्या है, स्टॉप ब्लीडिंग। अगर कोई भी विक्टिम, कोई भी पर्सन है, कोई प्लेयर है या तो फिर आपको किसी का एक्सीडेंट होते दिखा है तो क्या करना, सबसे पहले आपको उस विक्टिम की केयर करने के लिए, अगर उसको वुंडेड कुछ घाव हो गया, अगर घाव से ब्लीडिंग हो रही तो सबसे पहले क्या करना, आपको उसको जो उसकी ब्लीडिंग है उसको रोकनी है। Then the wounded person's life may be in dangerous in case of excess blood loss। ठीक है, अगर उस कंडीशन में अगर आप उसका ब्लड नहीं रोकोगे तो क्या होगा, वो अपनी जान गंवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका खून इतना बह गया, इतना वेस्ट हो गया कि उसकी जो बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए उतनी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वो इंसान ऑन द स्पॉट मर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसकी अगर किसी ऑर्गन से, उसके शरीर से कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही, खून निकल रहा है, तो क्या करना, आपको सबसे पहले उसका जो खून है उसको रोकना है। देन क्राउड केप्ट अवे, it usually seen that people gather immediately when there is any accident। ये चीज़ प्रैक्टिकली आपने भी की होगी, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, मैं भी ऐसा करता हूँ, आपने भी कभी किया होगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है क्या करते हैं हम लोग, एकदम भीड़ बना के क्या करते हैं, देखने लग जाते हैं। They gather in form of crowd, every individual wants to see injured person। In such condition the injured does not get fresh air and therefore the person giving first it should also try to keep the crowd away from the injured person। ठीक है, वहाँ पर उस कंडीशन में अगर आप जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी पर्सन इंजर्ड हुआ है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप, अगर उसकी पूरी उसको क्या करोगे, क्राउड से या भीड़ से घेरोगे तो क्या होगा, एक तो वो इंजर्ड है और वो डर जाएगा इतने सारे लोगों को। उसके बाद क्या हुई, उस कंडीशन में उसको फ्रेश एयर चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उसके लिए और नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि उस तरह की भीड़ नहीं बनाना, उसको जो भी क्राउड है उसको दूर रखना है उस कंडीशन में। रेप द इंजर्ड इन क्लॉथ और ब्लैंकेट, एट सच टाइम विक्टिम शुड बी केप्ट वार्म, सो ही शुड बी रेप्ड इन क्लॉथ और ब्लैंकेट। जो भी विक्टिम है, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है या भी जो इंजरी हुई है जो भी प्लेयर को, तो क्या करना उसको, अगर पॉसिबली अगर आपके पास अवेलेबल है ब्लैंकेट या कुछ शॉल वगैरह, तो क्या करना, उस विक्टिम को उससे कवर कर देना ताकि उसकी जो बॉडी वो एकदम से ठंडी नहीं हो। देन सिंपैथिक एटीट्यूड,
द पर्सन गिवन फर्स्ट एड शुड हैव सिंपैथिक एटीट्यूड व्हेन एन एक्सीडेंट हैपन्स द वुंडेड और इंजर्ड पर्सन फील्स फियर एंड टेरर ही शुड बी ट्रीटेड पोलाइटली एंड सिंपैथेटिकली सो दैट ही मे कम आउट ऑफ हिज फियरफुल सिचुएशन। अब यहाँ पर क्या है, जो भी इंजर्ड पर्सन है या जो भी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ तो उस कंडीशन में क्या करना, अगर आप उस पर्सन की केयर करें तो आपको क्या करना, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही कोमलता से उससे बात करनी, उससे पूछना, या तो फिर जो भी कंडीशन है उसको एकदम पोलाइटली उसका केयर करना। एकदम से आप उसको चिल्लाने लग जाओगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में वो डरा हुआ रहता है और वो और डर जाएगा, तो क्या होगा, उसके लिए और नुकसान होने वाली चीज़ें हो सकती है। द नेक्स्ट इज मेडिकल एड। द फर्स्ट एडर शुड कॉल द डॉक्टर और एक्सपर्ट इमीडिएटली। अगर आपके सामने या कहीं पर भी ऑन द फील्ड या तो फिर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो रहा, उस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या, अगर आप उसकी हेल्प कर पा रहे हैं तो करो, नहीं तो क्या करना, आपको तुरंत उसको जो भी विक्टिम है उसके लिए डॉक्टर को बुलाना, या तो फिर जो विक्टिम है उसको डॉक्टर या हॉस्पिटल ले जाना है। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। जैसे कि ये यूनिट है 7, उसमें मैंने आपको जो टॉपिक है बताया कि फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो स्पोर्ट्स इंजरी के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। लेक ऑफ फिटनेस, लेक और लेस ऑफ फिजिकल फिटनेस में कॉजेस इंजरी और एक्सीडेंट। अगर आपका फिजिकल जो फिटनेस है आपके गेम्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर आपको इंजरी होने के चांसेस है। क्यों, जैसे अगर आप एक वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं और उस कंडीशन में अगर आपका वेट उतना नहीं है जितना आप उठाना चाहते हैं, अगर उस कंडीशन में आपकी बॉडी उतना वेट नहीं उठा पाती, अगर आपने उठा भी लिया और उसको बैलेंस नहीं किया सही तरीके से, क्या होगा, अगर वो आपके ऊपर नीचे कहीं गिर गया तो क्या होगा, वहाँ पर आपको इंजरी होने के चांसेस है। इसलिए आपको जो आपका लेक ऑफ फिटनेस है उसका एक ही रीज़न हो सकता है। देन पोर कॉन्सेंट्रेशन, लेक ऑफ मेंटल रेडीनेस लीड्स टू इंजरीज। फॉर कॉन्सेंट्रेशन कैसे, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। आप कोई भी गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर गेम में नहीं है, अगर आपको कोई बॉल पास कर रहा है, अगर आपको उस समय जो बॉल आपको पास कर आपका कॉन्सेंट्रेशन है उस पर ध्यान नहीं, तो क्या होगा, वो बॉल आपको लग सकती है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बैटिंग करते हुए कुछ और सोचने लगा सडनली और सामने वाले जो बॉलर उसने आपको बॉल फेंकी, आपका ध्यान बॉल पे नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, तो क्या होगा, आपको बॉल लग सकती है और क्या होगा, उसका एक कॉजेस हो, इंजरी होने के आपका कॉजेस हो सकता है। देन ओवर स्ट्रेस और टेंशन, ओवर स्ट्रेस, टेंशन और अनबैलेंस साइकोलॉजिकल बिहेवियर इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। अगर आप दिमाग में कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ टेंशन लेके चलेंगे तो क्या होगा, वो भी एक आपके इंजरी होने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि आपके बार बार उस दिमाग में वही चलेगी, आपके जो टेंशन है, जो आपका तनाव है उसके कारण। नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप, नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपर वार्मिंग अप बिफोर द एक्टिविटी इज मेन कॉजेस ऑफ इंजरी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, क्या होगा, अगर आप प्रॉपरली वार्म अप नहीं करोगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपकी जो बॉडी, जो आपकी बॉडी के जो मसल्स है, जो पार्ट्स है, वो उस एक्टिविटी को करने के लिए रेडी नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपने सही तरीके से वार्म अप नहीं किया और आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। इक्विपमेंट्स फेलियर, इक्विपमेंट्स फॉल्ट और फेलियर ऑफ इक्विपमेंट्स कैन कॉजेस एक्सीडेंट इन स्पोर्ट्स। अगर आप जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आपके स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपके पास अगर प्रॉपरली गार्ड या जो भी उसके इक्विपमेंट्स अगर वो अवेलेबल नहीं है, या तो फिर आपने अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए, ठीक है, तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपको इंजरी होने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि आपका अगर फुटबॉल अगर आप खेल रहे हैं, अगर आपने सिम्पेड पहना, अगर वो सिम्पेड सही क्वालिटी का नहीं है, अगर सामने से किसी ने आपके पैर मारा और उस कंडीशन में आपने सिम्पेड तो पैर रखा रखें, अगर उसको अच्छी कंडीशन या अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो क्या होगा, वो टूट जाएगा और क्या होगा, आपको वो उसका पैर आपके पैर पे लगेगा तो क्या होगा, आपको इंजरी होने के चांसेस हैं। देन फॉल्टी स्किल एक्शन, प्लेयर performing faulty skill actions or unbalanced movement while playing, coordinated movement causes injury। ठीक है, फॉल्टी स्किल एक्शन, यहाँ पर भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपकी जो स्किल है वो सही नहीं है, अगर उसमें कुछ फॉल्ट है और आप उसको स्किल को परफॉर्म करने की कोशिश करें तो क्या होगा, वहाँ पर आपको इंजरी होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बाइसिकल मारते हैं। बाइसिकल मीन्स आप उसको एयर में बॉल को किक करके जो आपकी नेक है, जो आपकी बैक है, उसके थ्रू क्या करते हैं, आप
जो फ्लोर है, जो सरफेस है उस पर लैंड होते हैं। अगर वो स्किल आपको सही तरीके से नहीं पता, आपने वो बाइसिकल आप लगा रहे हैं और आपको पता नहीं कि उस वहाँ पर आपको उस बाइसिकल लगाने के बाद आपको किस कंडीशन में नीचे लैंड होना, अगर आप सही तरीके से लैंड नहीं होगे तो क्या आपको इंजरी होने के चांसेस है। आपकी नेक पे लग सकती है, आपकी पीठ पे लग सकती है, आपकी जो स्पाइन है वो डैमेज हो सकती है। देन एग्रेशन और वायलेंस, एग्रेशन और वायलेंस ड्यूरिंग गेम्स इज ऑल्सो कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। ये भी आपने बहुत बार देखा होगा कि आप एग्रेशन में सोचते हैं कि मैं सामने वाले पर्सन को मार दूं, उसको इंजरी कर दूं, लेकिन उस कंडीशन में ये चीज़ें उल्टी आपके साथ भी हो सकती है। एग्रेशन में आप उसको मारने की कोशिश करोगे और कहीं अनबैलेंस होके आप गिर गए तो वहाँ पर आपको भी इंजरी होने के चांसेस है। देन नॉट वेयरिंग प्रॉपर गार्ड, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि जो अगर आप प्रॉपर गार्ड नहीं पहनोगे तो वहाँ पर आपको इंजरी होने के चांसेस है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी। अभी यहाँ पर हमने जो कॉजेज देखे थे किस प्रकार से स्पोर्ट्स इंजरी के होने के चांसेस है, कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, जो स्पोर्ट्स इंजरी है उससे आप किस प्रकार से बच सकते हैं या बचा जा सकता है। फर्स्ट इज प्रॉपर वार्मिंग अप। अगर आप प्रॉपर वार्मिंग अप करोगे, प्रॉपर वार्मिंग अप में दो वार्म अप होते हैं, एक जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल में क्या होता है, नॉर्मली आप जो भी हल्की फुल्की रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, और स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज होती है। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको फुटबॉल में फुटबॉल से रिलेटेड वार्म अप की स्किल्स मिलेगी, एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है। देन मेडिकल चेकअप, अगर आप स्पोर्ट्स इंजरी से बचना चाहते हैं तो आपको किसी भी आप इवेंट में, किसी भी कंपटीशन में अगर आप भाग ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या करना, आपका जो मेडिकल चेकअप है वो आपको करवाना जरूरी है। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सडनली खेलते समय कुछ हो गया आपको, ठीक है, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, तो वहाँ पर भी अगर आपने चेकअप करा लिया तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो आपको बाद में वो इंजरी नहीं होगी। द नेक्स्ट इज सेफ्टी गार्ड एंड चेक इक्विपमेंट्स। प्लेयर शुड चेक हिज और हर इक्विपमेंट्स एंड देयर कंडीशन। अगर आपके जो भी इक्विपमेंट्स है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, आपके गेम्स के अकॉर्डिंग अगर आप उसको अगर पहले से चेक कर लेंगे, वो टूटा तो नहीं है, टूटने वाला तो नहीं है, अगर आपने ये सारी चीज़ चेक कर ली तो क्या होगा, आपको इंजरी से आप बच सकते हैं। देन एक्टिविटी अंडर एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप किसी प्रकार की कोई जिम में ट्रेनिंग ले रहे हैं या तो फिर कोई आप स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आपको जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो आपको जो एक्सपर्ट है, जो कोच है, जो ट्रेनर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी गाइडेंस से करना। अगर आप उसकी गाइडेंस से नहीं करोगे, अरे नहीं मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने उल्टी सीधी चीज़ें कर ली जो आपको नहीं करनी चाहिए थी और जो चीज़ आपको पता नहीं थी, उसके बाद क्या होगा, आपको इंजरी होने के चांसेस है। इसलिए आपको जो भी चीज़ करना है, अगर आपको इंजरी से बचना है तो आपको जो आपके एक्सपर्ट्स या जो कोच है उसके ऑब्जर्वेशन में करना है। नेक्स्ट, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस है। अगर आप सही तरीके से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपको इंजरी नहीं होगी, आप बच सकते हैं। कंट्रोलिंग एग्रेशन एंड वायलेंस, ठीक है। अगर आप इंजरी से बचना चाहते हैं तो आपका जो एग्रेशन है, जो आपका वायलेंस बिहेवियर है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा आपके इंजरी से बचने के लिए। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फर्स्ट एड। अगर आपको इंजरी से बचना है, अगर आपको इंजरी से बचना, अगर आपको ऑन द फील्ड कोई चोट लग गई, आपके जो साथी प्लेयर हैं उनको अगर चोट लगे, आपको फर्स्ट एड के बारे में कुछ पता है, कौन सी अगर आपको चोट लग गई, आपको कट हो गया, तो उस कंडीशन में आपको कौन सी चीज़ करनी, क्या करनी, अगर आपको पता है तो क्या होगा, वहाँ पर आप इंजरी से बच सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। अब यहाँ पर हमने जो टॉपिक्स पढ़े, इंजरी से कैसे बच सकते हैं, इंजरी से कौन कौन से कारण हो सकते हैं, फर्स्ट एड क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्पोर्ट्स में कौन कौन सी इंजरीज होती है। यहाँ पर जो फर्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इट इज़ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है वो दो प्रकार की होती है, स्किन इंजरी एंड मसल इंजरी। स्किन इंजरी देखेंगे, इट इज़ एन इंजरी ऑफ ओवर स्किन लाइक कंटेंशन, एब्रेशन, लेक्रेशन, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज होती है वो हम लोग देखेंगे। कंटेंशन में क्या होता है, हल्का सा आपको कुछ रगड़ लग गई, अगर आप नीचे गिरे हैं और आपकी थोड़ी सी जो स्किन है वो हल्की सी चिल गई, ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज होती है। मसल्स इंजरी देखते हैं, इन दिस इंजरी द मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट आर
इफेक्टेड लाइक स्प्रेन इन स्ट्रेन। कभी कभी आप खेलते हैं तो क्या होता है, आपकी जो मसल्स है वो कभी पुल हो जाती है, या तो फिर आपको सडनली विदाउट ब्लीडिंग आपको जो आपका पैर है दुखने लग जाता है। नॉर्मली हम लोग बोल जाएगा, अगर आपका पैर किसी गड्ढे में अनबैलेंस होकर गिर गया तो वहाँ पर आपको मोच आ सकती है, तो वो क्या होती है, मसल्स इंजरी होती है, उसमें आपके जो लिगामेंट्स है, टेंडन है, ये क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सॉफ्ट टिश्यू में एक स्किन इंजरी होती है और एक मसल इंजरी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में किस प्रकार से जो आपकी जो स्किन है हल्की सी खरोच में आ गई है। ये आपको नॉर्मली होता होगा अगर आप कभी गिरे होंगे तो। नेक्स्ट इज हार्ड टिश्यू इंजरी। हार्ड टिश्यू में क्या जो आपको सीरियस इंजरी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे एक माइनर इंजरी होती है, एक सीरियस इंजरी होती है। माइनर इंजरी, दिस इंजरी डू नॉट अफेक्टेड मच टू द फिटनेस ऑफ अ प्लेयर, देयर आर लेस पेनफुल, द पेन वेनिशेस आफ्टर समटाइम्स। हार्ट टिश्यू इंजरी में जो फर्स्ट है माइनर इंजरी, इसमें क्या होगा, अगर आप किसी प्रकार की इंजरी हुई तो क्या होगा, वो आपकी जो हेल्थ है, जो आपकी फिटनेस है, उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आपको कुछ भी अगर पेन हो रहा है तो क्या होगा, वो थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन जो सीरियस इंजरी होती है इसमें, इन दिस इंजरीज द हेल्थ इफेक्टेड एंड इट डिक्लाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ इन इन्फ्लेमेशंस अराउंड द इफेक्टेड पार्ट। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको सीरियस इंजरी हुई है तो क्या होगा, जो आपका जो भी आपका पार्ट है, जो जहाँ पर भी आपको लगे, तो वो आपको क्या होगा, बहुत पेनफुल होगा। वो उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन दिस सीरियस इंजरीज स्किन, मसल, टेंडन, लिगामेंट एंड बोन्स आर डैमेज अलॉन्ग विद द रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्वस एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या है कि जैसे टेंडन है, लिगामेंट है, बोन्स अगर आपकी टूट गई तो ये क्या है, सीरियस इंजरी। वहाँ पर आपको आपका फ्रैक्चर हो सकता है, या तो फिर आपकी ब्लड वेसल अचानक फट गई जिससे आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं पा रही। तो इस प्रकार से सीरियस इंजरी में ये चीज़ें होती है। जहाँ पर सीरियस इंजरी आप देख सकते हैं, ये एक फ्रैक्चर हुआ लेग, जहाँ पर अब ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जो फर्स्ट है कंटेंशन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या होता है। इट इज़ द इंजरी ऑफ स्किन बाय सेवरल ब्लो और इम्पैक्ट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं कि आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई। यहाँ पर क्या, अगर आपको हल्की सी किसी एग्जाम्पल के लिए आपको किसी ने जोर से आपकी स्किन पे मार दी, तो वहाँ पर क्या, अगर आपको ज़्यादा लगी तो क्या होगा, वहाँ पर एक निशान आ जाएगा काले कलर का, या तो फिर जो आपकी स्किन है वो जहाँ पर लगी है वहाँ की जो कंडीशन है आपको अलग पता चल जाएगी। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से, ये दो डायग्राम में आप देख के समझ सकते हैं कि जो कंटेंशन होता है वो किस प्रकार से होता है। लेकिन इसको ठीक करने का हम लोग फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट किस प्रकार से, अगर इस प्रकार की आपको इंजरी हो तो उसको किस प्रकार से हम लोग ठीक कर सकते हैं। कंटेंशन शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली विथ आइस एप्लीकेशन फॉर सम ड्यूरिंग आफ्टर शॉर्ट इंटरवल्स। ठीक, अगर इस प्रकार की आपको इंजरी हुई है, आपको हल्की सी स्वेलिंग आ गई है, या तो फिर जो आपकी स्किन है वो हल्की सी डार्क। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है उसमें सबसे पहले कंट्यूजन है, उसको देखेंगे कि ये क्या होता है। इट इज़ द इंजरी ऑफ स्किन बाय सेवरल ब्लो और इम्पैक्ट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। यहाँ पर क्या है, ये जो इंजरी है, आपकी जो स्किन है वो क्या होती है, अगर कोई बाहरी चीज़ आपको लग गई है, जैसे किसी ने आपको लकड़ी मार दी या तो फिर कोई सरिया मार दिया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो इफेक्टेड पार्ट है वो क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो क्या होगी, उसमें कटेगी नहीं, कट नहीं होगा, लेकिन उसमें एक इम्पैक्ट आ जाएगा। वो आपको अलग ही यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अलग ही आपको निशान दिख रहा है। या तो फिर आप जैसे आपको किसी ने मार दिया, कोई पत्थर लग गया, उसमें क्या जो आपकी स्किन है वो कट नहीं रही है, या तो फिर कुछ स्क्रब नहीं आ रहा, लेकिन क्या हो गया, जो उसका इम्पैक्ट है वो आपको अलग ही आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट। कंट्यूशन शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली विथ आइस एप्लीकेशन फॉर सम ड्यूरेशन आफ्टर शॉर्ट इंटरवल। अगर इस प्रकार की आपको इंजरी हो गई तो क्या करना, आपको जो आइस है, आइस क्यूब होती है, उससे क्या करना, उसको जो आपका इफेक्टेड पार्ट है उसके ऊपर क्या करना, अप्लाई करना है छोटे छोटे ब्रेक में, छोटे छोटे इंटरवल में। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम इन केस ऑफ ब्लीडिंग। अगर आपको उस कंडीशन में अगर वो ज़्यादा चोट लग गई है तो फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है, जो आपका इफेक्टेड पार्ट है उसको क्या करना है, आपको एंटीसेप्टिक क्रीम आती है उसको अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट इज आफ्टर 2 days मसाज शुड बी डन। जो आपका इफेक्टेड पार्ट है आपको 1 या 2 दिन बाद क्या करना है, उसमें धीरे धीरे मसाज स्टार्ट करनी है उसको ठीक करने के लिए।
नेक्स्ट इज एब्रेशन. इट इज द इंजरी ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन. इन दिस इंजरी स्किन इज स्क्रब्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शंस. ये जो इस प्रकार की इंजरी एब्रेशन में क्या है, जो आपकी स्किन है वो क्या हो जाती है, स्क्रब्ड हो जाती है, रब्ड हो जाती है बाय फ्रिक्शन. जो आपका सरफेस है अगर आप उस पर गिरे और गिर के अगर आप थोड़े आगे जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर आप घिसा रहे हैं, ठीक है. तो उस कंडीशन में क्या है, जो आपकी जो भी आपकी स्किन है वो क्या हो रही है, रब हो रही है या क्या हो रही है, स्क्रब्ड हो रही है बाय फ्रिक्शन. इट इज कॉजेज सेवरल पेन एंड समटाइम ब्लीडिंग ओवर इफेक्टेड पार्ट. इसमें क्या होगा, जो आपका फ्रिक्शन अगर ज़्यादा हो गया, अगर आप घिसा के थोड़ी ज़्यादा जगह गए तो क्या होगा, उसमें हल्की सी खरोच के साथ रब के साथ आपकी जो स्किन है उसमें क्या होती है, हल्की सी ब्लीडिंग भी होती है और उसमें क्या आपको थोड़ा वो दर्द महसूस होता है. तो इसमें इस प्रकार से जो इंजरी होती है एब्रेशन, जो आपकी स्किन है वो क्या हो जाती है, रब हो जाती है, आपको खरोच आ जाती है, उसमें आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है और थोड़ा दर्द भी होता है. तो इस ये ज़्यादातर जो स्किन है एब्रेशन इज कॉमन ओवर नीज, एल्बो और पाम. अगर आप जब भी आप खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ पता होगा, जब भी आप कभी गिरते हैं गाड़ी से या तो खेलते वक्त, तो सबसे पहले जो आपकी हाथ की जो पाम है वो सबसे पहले नीचे लैंड होगी, या तो फिर जो आपके नी से या तो फिर आपके जो एल्बो से, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे गिरते हैं. तो ज़्यादातर जो इंजरी से इस कंडीशन में जो आपकी पाम है वहाँ पर आती है, या तो फिर आपके जो एल्बो से या तो फिर जो नी से वहाँ पर. जो इसके मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं. अवॉइड फर्दर फ्रिक्शंस. अगर आप इस प्रकार की इंजरी हो रही है आपको, अगर आप कहीं गिर गए, अगर गिर के आप घिसा रहे हैं, आप घिसाते घिसाते आगे जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो जो फ्रिक्शन है उसको रोकना है. अगर आप घिसा रहे हैं तो वहीं पर आपको स्टॉप करना है, ताकि जो आपकी स्किन है वो ज़्यादा रब नहीं हो, ज़्यादा चिल्लाए नहीं. देन क्लीन द पार्ट विथ सम एंटीसेप्टिक क्रीम एंड वॉश इट प्रॉपरली विथ सोप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. इस कंडीशन में क्या करना, जो आपका इफेक्टेड पार्ट है, जो भी यहाँ पर भी आपको लगी है, उस पार्ट को क्या करना आपको एंटीसेप्टिक क्रीम से, या जो भी आपके पास लिक्विड है, डेटोल है, सेवलॉन, उससे क्या करना आपको, जो इफेक्टेड पार्ट है उसको साफ करना है, या तो फिर साबुन से उसको धोना है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो फैले नहीं. इट टीयर द टिश्यू इन द बॉडी बाय शार्प ऑब्जेक्ट. इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल. इस प्रकार की ये जो चोट है आपको इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, आपको अंदरूनी भी लग सकती है, और अगर बाहरी चोट लग रही है तो इस प्रकार से आपकी जो स्किन है वो इस प्रकार से डैमेज होगी. इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा जो आपका फ्रिक्शन हुआ है आपकी स्किन के ऊपर. नेक्स्ट इज लैक्रेशन. देखेंगे द लैक्रेशन इज एन इन्फेक्शन. इंजरीज आर कंसिडर एज वुंड. जो लैक्रेशन जो इंजरी वो क्या होती है, आपका एक ओपनली वुंड होता है, आपको अलग ही घाव दिख जाएगा इस प्रकार की लैक्रेशन इंजरीज में. लैक्रेशन इज टाइप्स ऑफ वुंडेड इट हैपेंस व्हेन सॉफ्ट टिश्यू, स्किन और मसल्स इन द बॉडी आर टोर्न. इस प्रकार की इंजरी में जो आपकी स्किन है जो और मसल्स है वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं या कट जाते हैं. इट्स ऑफन कॉज्ड बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ डीप्ड. ये जो इस प्रकार की चोट है, या तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई चाकू से आप कट गए या ब्लेड से कट गए, तो इस प्रकार से आपको जो वुंड है वो आपको इस प्रकार से कट आपको ये लगते हैं और आपको ये दिख जाता है. अब इस प्रकार की इंजरीज है उसको ठीक करने के लिए हम लोग फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट देखेंगे. क्लीन द सरफेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट बाय एंटीसेप्टिक सच एज न्यूरोस्प्रोन. ठीक है, जो इस प्रकार का अगर आपको वुंड हुआ तो क्या करना आपको, एंटीसेप्टिक जो भी लिक्विड है आपके पास, डेटोल है, सेवलॉन है, तो उसको क्या करना है, जो वुंड है आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले साफ करना है. स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लीस्ट बाय कंप्रेशन बाय एंड प्रेसिंग आउट ऑफ कंप्रेशन बैंडेज. अगर आपको इस प्रकार की कुछ कट हो गया या इस प्रकार की इंजरी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ब्लीडिंग है उसको रोकना है, ताकि जो आप बाद में आपको खून की कमी न हो और आपका खून ज़्यादा न बहे. उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की बैंडेज या कपड़े या रुमाल से क्या करना है, जो आपकी ब्लीडिंग है उसको रोकना है. कवर द इफेक्टेड पार्ट विद मेडिसिन, कॉटन बैंडेज और अप्लाई बैंडेज. ठीक है, अगर इस प्रकार की आपको इंजरी हुई तो क्या करना है, सबसे पहले आपको जो मेडिकल कॉटन होती है उससे आपको जो आपका वुंड है, जो आपका घाव है, उसको क्या करना है, उसके ऊपर पट्टी बांधनी है, ताकि जो आपकी ब्लीडिंग है वो रुक जाए. रिपीट ड्रेसिंग और पैडिंग ओवर द वुंड. इस प्रकार की अगर आपको चोट लगी तो क्या करना है, आपको बार बार ड्रेसिंग करवानी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार की से जो इसका मैनेजमेंट हम देखा, इस प्रकार की जो चोट है, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एब्रेशन है, लैक्रेशन है, कंप्रेशन कंडीशन है, उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम लोग इसको ज़्यादा होने से बच सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमारी आज की क्लास थी यहीं पर फिनिश हो रही है. नेक्स्ट क्लास में जो हमारे इंजरीज इन स्पोर्ट्स के जो टॉपिक्स हैं, जिसमें जो नेक्स्ट आने वाला है मसल इंजरीज, डिसलोकेशंस, फ्रैक्चर,
जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को वीडियो के थ्रू या PDF के थ्रू घर पर रखकर पढ़िए, स्टडी कीजिए और एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।